प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने परागण वाला टॉपिक पूरा कर लिया था। परागण के पश्चात आवृत बीजीपादपों में अगला शीर्षक निषेचन से संबंधित है। निषेचन से संबंधित है। इससे पहले अपने को ये समझना है कि परागण के फलस्वरूप जो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचे हैं उनका भविष्य क्या होगा, उस संबंध में हम लोग अध्ययन करते हैं। एनसीईआरटी में इसके लिए एक शीर्षक है पोलेन पिस्टिल इंटरैक्शन, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया, और वही शीर्षक को अन्य शब्दों में देकर आपकी राजस्थान बोर्ड की किताब में ये ए पॉइंट की परागकणों का अंकुरण और पराग नली की वृद्धि, और बी पॉइंट के अंतर्गत दिया गया है जिसको लिखा है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब या पराग नलिका की वृद्धि। वो दोनों एक में, ठीक है। तो पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। पहले आपको नोट से दिखाता हूँ। ये देखिए, नोट्स में एक शीर्षक भी लिखवाया मैंने, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया, पोलेन पिस्टिल इंटरैक्शन। परागण के कारण परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंचे हैं वो उसी जाति के हो। जैसे सरसों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर सरसों के परागकणों के अतिरिक्त अन्य पौधों के भी परागकण वहाँ पे आ सकते हैं। उसी खेत में गेहूं के पौधे लगे हुए हैं तो गेहूं के परागकण भी हवा से उड़ते वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तिकाग्र पर सजातीय परागकणों के अतिरिक्त विजातीय परागकण भी पहुँच जाते हैं। तो अब जो पारस्परिक क्रिया होगी परागकण और स्त्री केसर में मुख्य रूप से वर्तिकाग्र के मध्य, उसके फलस्वरूप ये निर्धारित होगा कि परागकण सुयोग्य है अथवा अयोग्य है। एक चित्र को खोलते हुए हम लोग इसको देखेंगे। ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच चुके हैं, इधर आपको दिख रहे हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंच चुके हैं। वर्तिकाग्र के पहुंचने के पश्चात परागकणों की बाह्य भित्ति पर जो रसायन है वो और वर्तिकाग्र में जो रसायन है उनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये तय होता है कि परागकण सुयोग्य है या अयोग्य है। सुयोग्य से अभिप्राय है कि उसी जाति के सरसों के पुष्प के ऊपर सरसों के वर्तिकाग्र पर सरसों के ही परागकण पहुँचे हैं तो वो सुयोग्य है। अयोग्य दूसरे के पहुँच गए तो अयोग्य है, और जिनमें स्व अनिश्चितता की स्थिति थी उसमें उसी पादप के परागकण यदि वर्तिकाग्र पर पहुँच गए हैं तो वो भी अयोग्य प्रकार के हैं। अब परागकण यदि सुयोग्य हैं तो उन्हें अंकुरित होने की अनुमति प्रदान हो जाती है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य, यदि वो सफल हो जाती है तो परागकण पराग नलिका विकसित करता है, परागकण अंकुरित होते हैं। और यदि वो रासायनिक अभिक्रिया सफल नहीं होती, यानी परागकण अयोग्य हैं, तो वो परागकण वहीं पड़े रह जाते हैं, उनसे पराग नलिका निकलती ही नहीं है। ठीक है। पराग नलिका अंकुरित होगी। पराग नलिका बनने से लेकर, यानी परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने से लेकर पराग नलिका का बीजांड के अंदर प्रवेश होने तक का जो संपूर्ण प्रक्रिया है, यानी परागण के बाद और पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश से पहले तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, उसके लिए हम लोग नाम लेते हैं परागकण स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। ठीक है। परागकण अंकुरित होंगे। अब अंकुरित होंगे तो कैसे, किस प्रकार से दिखाई देंगे, इस पर हम लोग देखते हैं। एक और आपको चित्र के द्वारा मैं दर्शा रहा हूँ।
चित्र को चलो आपको इसमें दिखाते हैं नेट से ही। पोलन जर्मिनेशन। चलिए, पूर्व में आपको दिखाया हुआ मेरा, उसी पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो पराग नलिका अंकुरित होगी, उस पराग नलिका में आगे आगे, इधर एक चित्र आपको इसमें दिखेगा पिछले चैप्टर में, गिरा। अभी सुयोग्य मान लेते हैं, सुयोग्य परागकण है, तो इसमें आपको पता है कि मुख्य रूप से दो कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका कायिक कोशिका और उसके अंदर ये कायिक कोशिका का केंद्रक, और ये एक अलग से जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। तो जब पराग नलिका अंकुरित होगी तो कायिक कोशिका के द्वारा ये पराग नलिका बनाई जा रही है, और इसमें आगे आगे कायिक कोशिका का कायिक केंद्रक होता है। ये कायिक केंद्रक आगे आगे जाता है, इसलिए इसको नली केंद्रक भी कहते हैं। और इसके पीछे इन जनन कोशिका द्वारा निर्मित दो नर युग्मक इसके पीछे गति करते हैं। ठीक है। अब आपको कहा था मैंने, द्विबीजपत्रियों में 3 जनन छिद्र होता है, तो 3 में से किसी एक जनन छिद्र से होकर ये पराग नलिका निकलती है। ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं एक नलिकीय परागकण। और यदि पराग नलिका तीनों के तीनों जनन छिद्रों से निकले तो वो बहुनलिकीय परागकण है। कुकुरबिटेसी कुल, ककड़ी कुल के पौधों में ऐसा होता है, परंतु एक ही पराग नलिका सक्रिय होती है। वही पराग नलिका सक्रिय होगी जिसमें नली केंद्रक और उसके पीछे दो नर युग्मक गति करते हैं। ठीक है, ये परागकणों का अंकुरण हो गया। अब अंकुरण होने के बाद में ये परागकण गति करते हैं बीजांड की तरफ वृद्धि करते हुए। तो रास्ते में अपने उसमें ये देखें इस चित्र में, तो पराग नलिकाएं अंकुरित हो रही हैं, बीच में ये वर्तिका वाला भाग को ये भेदते हुए जाते हैं। इनकी दिशा हमेशा बीजांड की तरफ होती है, बीजांड की तरफ होती है। इसका कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि बीजांड द्वारा कोई रसायन स्रावित किया जाता है, उस रसायन से आकर्षित होकर ये पराग नलिका उस तरफ गति करती रहती है, बीजांड की तरफ। इस प्रकार की गति को रसायन अनुचलन गति भी कहते हैं। तो ये रसायन अनुचलन गति के कारण से पराग नलिका सदैव बीजांड की तरफ गति करती है। अब बीजांड के अंदर प्रवेश करने के 3 तरीके हैं इसके पास में। बीजांड के अंदर 3 प्रकार से प्रवेश किया जा सकता है। उसको ये चित्र है डाउनलोड किया हुआ, ये देखिए 3 प्रकार से प्रवेश हो सकता है। अधिकांश पादपों में ये पहला तरीका है जिसके लिए नाम दिया पोरोगेमी। इसको हिंदी में कहेंगे बीजांड द्वारीय प्रवेश। ये पराग नलिका दिख रही है आपको, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये पराग नलिका दिख रही है, एक ये तागे जैसी संरचना। ये पराग नलिका बीजांड द्वार में से होकर अंदर प्रवेश करती है, इसलिए इसको बीजांड द्वारीय प्रवेश, अंग्रेजी में पोरोगेमी, ज़्यादातर पादपों में ऐसा ही होता है। दूसरा विकल्प देखें तो इसमें आपको दिख रहा है ये पराग नलिका निभाग में से होकर बीजांड के अंदर प्रवेश किया है। इस भ्रूणकोश के प्रवेश की बात नहीं कर रहे हैं, बीजांड में प्रवेश की बात कर रहे हैं। तो निभाग से प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए निभागीय प्रवेश, अंग्रेजी में क्लेजोगेमी। और तीसरा कि कई पादपों में परागकण जो है अध्यावरणों को भेद कर अंदर प्रवेश करती है। तो ये देखिए अध्यावरण से भेद कर अंदर घुसी है और फिर यहाँ पे जा रही है। इसको बोला है अध्यावरणीय प्रवेश या मीजोगेमी। चाहे प्रवेश बीजांड द्वार से हो, चाहे निभाग से हो, चाहे अध्यावरणों से होकर हो, पराग नलिका भ्रूणकोश के अंदर हमेशा बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है, बीजांड द्वारीय छोर से प्रवेश करती है। तो पराग नलिका बीजांड तक पहुंच गई। बीजांड तक पहुंचने के बाद में अब निषेचन की बारी आएगी। ठीक है, निषेचन की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने लीलियम में की थी। ये पादपों में आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पादपों में, आवृतबीजी पादपों में जो निषेचन है उसमें क्या होगा। तो आपको इस चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं। ये देखिए इस चित्र में अपने को दिख रहा है, ये परागकण से पराग नलिका जा रही है।
ये अंदर बीजांड के अंदर का भ्रूणकोश वाला पोर्शन है। इसमें 3 निभाग की तरफ 3 एंटीपोडल्स लिखा है और बीजांड द्वार की तरफ 1 अंड कोशिका और 2 आपको साइड में इसके सहायक कोशिकाएं दिख रही हैं, सिनर्जिड्स। बाकी संपूर्ण भाग केंद्रीय कोशिका है और केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक है। ये संरचना हमने कई बार आपने पढ़ी है। अब वो दोहरा निषेचन वाला जो पोर्शन है उसको देखते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ। ऊपर भी देखो ये शीर्षक इधर लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार निषेचन। तो ये देखो अब आपको एक दिन पहले बताया था मैंने कि बीजांडद्वारी छोर पर जो सहायक कोशिकाएं, ये वाली, ये और ये 2 सहायक कोशिकाएं हैं, उनमें कोशिकीय स्थूलन पाया जाता है जिसको कहते हैं तंतुरूप समुच्चय। तंतुरूप समुच्चय की सहायता से 2 में से किसी एक सहायक कोशिका में पराग नलिका प्रवेश करती है। पराग नलिका, इसमें ये दो अपने को जो दिख रहा है इधर, ये है नर युग्मक, 2 नर युग्मक। तो भ्रूणकोश में प्रवेश से पहले ही 2 में से एक सहायक कोशिका नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है और जो सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है उसके अंदर तंतुरूप समुच्चय की सहायता से पराग नलिका प्रवेश करती है। जैसे इस चित्र में दिख रहा है, ये पराग नलिका येलो रंग की दिखाई है, इसके अंदर घुस रही है। ठीक है, घुसने के पश्चात अपने दोनों नर युग्मक उसके कोशिका द्रव्य में छोड़ देती है। दोनों नर युग्मकों को कोशिका द्रव्य के अंदर छोड़ दिया जाता है। नर युग्मक को इधर आप ध्यान से देखें तो ये ब्लू कलर से ऐसे दिखा है ना। ये सहायक कोशिका मान लेते हैं ये नष्ट हो गई, इसके अंदर दोनों नर युग्मकों को छोड़ दिया। 2 में से एक नर युग्मक अंड कोशिका, ये देखो इधर ब्लू रंग का ये दिख रहा है छोटी सी डॉट, ये वाली है ना। और दूसरा नर युग्मक का ये डॉट देखो इधर दिख रहा है। केंद्रीय कोशिका में जो 2 ध्रुवीय केंद्रक है वहां तक पहुंच गई, ये 2 ध्रुवीय केंद्र की और ये। ठीक है, ऐसा करने के फलस्वरूप जो पहला निषेचन हुआ वो 1 नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, 1 नर युग्मक प्लस अंड कोशिका। नर युग्मक में n गुणसूत्र, अंड कोशिका में भी n गुणसूत्र, दोनों में निषेचन हुआ। ये 2n गुणसूत्र वाला केंद्रक बन गया और जो संरचना बनी उसको बोल दिए युग्मनज। जबकि दूसरा नर युग्मक उसमें n ठीक है, 2 ध्रुवीय केंद्रक, 2 ध्रुवीय केंद्रक, तो उनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ n+n, उनके साथ जुड़ता है तो जो संरचना बनेगी उसके केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 3n हो जाएगी, 3n हो जाएगी। और उस संरचना को कहेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका और PEC, और उसके केंद्र को कहेंगे पेन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो 2 बार निषेचन हुआ है इसलिए इसको कहते हैं दोहरा निषेचन। 2 बार निषेचन होने के कारण से दोहरा निषेचन की संज्ञा दी गई है। दोहरा निषेचन केवल व केवल आवृत बीजी पादपों में होता है, अन्य किसी भी पादप में दोहरा निषेचन नहीं होता है। अन्य किसी भी प्रकार के पादपों में दोहरा निषेचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें नोट्स में भी हम लोग देखें तो इसको एक अभिक्रिया जैसे दिखाया, देखो एक तो इधर और दूसरा इधर। पहले निषेचन को बोला युग्मक संलयन, इसमें नर युग्मक फर्स्ट प्लस अंड कोशिका, ये बनाया युग्मनज, 2n लिखा है इसमें, ये हुआ युग्मक संलयन या वास्तविक निषेचन कह सकते हैं। दूसरे में देखो नर युग्मक सेकेंड n है, केंद्रीय कोशिका में n+n है, तो जो संरचना जो कोशिका बनी उसका नाम है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, 3n हो गया, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और उसके अंदर जो केंद्रक है उसको कहेंगे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है,
अब इसमें चूंकि 3 अगुणित कोशिकाएं, 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 बार निषेचन, एक युग्मक संलयन, एक ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को मिला के बोल दिया दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। इसकी खोज नवाश्चिन ने की, केवल और केवल आवृत विजीपात्व में क्रिया होती है। अब दोहरा निषेचन के बाद में इस भ्रूणकोश का क्या होगा वो देखते हैं। तो भ्रूणकोश में ये ऊपर की तरफ हम लोग बीजांड द्वार ये छोर दिखा रहे हैं इस बार, और नीचे निभागीय छोर दिखा रहे हैं। तो बीजांड द्वार एक छोर पर हमें पता था एक अंड कोशिका थी, उससे बन गया युग्मनज। एक सहायक कोशिका पहले ही नष्ट हो गई, दूसरी सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है, तभी लिखा है डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। निभाग की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, उनके लिए भी आ रहा है डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, यानी वो भी नष्ट हो जाते हैं। बाकी संपूर्ण भाग केंद्रीय कोशिका थी, वो बन गई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पीईसी, और उसका केंद्रक जो है वो कहलाया गया पेन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका मतलब भ्रूणकोश के अंदर जो 7 कोशिकाएं थी उनमें से 5 कोशिकाएं नष्ट हो गई, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और 2 सहायक कोशिकाएं। बची 2 कोशिका, अंड कोशिका बदल गई युग्मनज में, अंड कोशिका बदल गई युग्मनज में, और जो केंद्रीय कोशिका थी वो बदल गई प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में। अब इस युग्मनज से भ्रूण बनेगा और उस भ्रूण का खाना बनेगा इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से, उसका नाम होगा भ्रूणपोष। ठीक है, ये पूरी संरचना थी भ्रूणकोश, क है, क से कबूतर, और यहाँ अंदर बनेगा भ्रूणपोष, प है। ठीक है, प से पतंग वाला। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ये दोहरा निषेचन हुआ। ठीक है, अब कल हम लोग चर्चा करेंगे कि इन प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से भ्रूणपोष कैसे बनेगा, और जो युग्मनज बना है उससे भ्रूण का विकास कैसे होगा। ये हम लोग कल के वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको एक बार पुनः नोट्स दिखाता हूँ मैं, कहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ये दोहरा निषेचन पढ़ लिया, ये कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे भ्रूणपोष कैसे बनेगा वो। ठीक है, घर पे रहें, अध्ययन करते रहें, सुरक्षित रहें।